बाबू क्या चाललाय? गैस करो बोटी शोटी. ओमा गो बाबू आपको कैसे पता? A few moments later. मीना बाबू क्या चल रहा है? आपसे ब्रेकअप. रुको जरा, सबर करो. बाबू मदर तो शाबाश बेटा. RONALDO क्या बात? रंडा. रात में क्या तुम सांप सीढ़ी खेलते रहते हो जो दिन में तुम्हें पल्लू गिराने पड़ रहे हैं? साहेब 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 चाय बना दूं या कॉफी? मूड बना दो ना. अरे हरामी हो. बहू डरना नहीं बिल्कुल भी, एकदम शेरनी जैसे दहाड़ के बाहर तक आवाज आनी चाहिए. जी बुआ जी, कुछ पूछना है तो पूछ लो, हिचकिचाओ मत. कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है, इजी है. थोड़ा थोड़ा खेला था ना बचपन में, थोड़ा थोड़ा खेला था ना बचपन में. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए. और सुनो, बिना टिकट के गाड़ी चलने देना मत. टिकट? पहले टिकट. और बिल्कुल घबराना नहीं. ड्राइविंग सीट पे खुद भी बैठ जाना कभी कभार. ड्राइविंग सीट पे खुद भी बैठ जाना कभी कभार. समझ रहे हो? टपाटप. गाड़ी कितनी औसम है. प्यारी समझ गई. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं. हरामी हो. अच्छा यार, मैंने सुना है कि जो लोग जिम करते हैं उन लोगों का स्टैमिना कम हो जाता है. अबे पागल है क्या? वो उनके साथ होते हैं जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं. तूने तो 2 साल डेडिकेशन के साथ जिम किया है यार. तेरा स्टैमिना तो ट्रिपल होगा. समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पीले मजा आ जाएगा. यार कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी ना? कोई जंग थोड़ी है. बट खेलना ऐसे ही जैसे जंग हो. कौन हो तुम? ऐसे रॉ टेररिस्ट कौन हो तुम? क्या? क्या क्या तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, हैं? और तो और तुम्हारे स्कूल के रिकॉर्ड में तुम्हारा नाम नहीं है. और ये पिल भी नहीं खाया तुमने, क्यों? मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती. मतलब बांझो? सेक्स चेंज कराया मैंने. 6 महीने पहले मैं एक लड़का थी, सेक्स चेंज ऑपरेशन करके लड़की बनी हूँ. पहले मैं शिव थी, अब मैं शिवानी हूँ. प्रैंक हो गया आपके साथ. सो रही है? कल रात को एक्शन हुआ क्या? नहीं. इतनी उदास क्यों है? वाइब्रेटर भी खराब हो गया क्या? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बड़ा हरामी हो.
मैं क्या कर रहे तू? हाईलाइट ब्रो। अरे सुन ना, मेरी कंपनी में एक ओपनिंग है, कोई है क्या पहचान का अपना? पहचान का ए रमेश है ना? वो तो यूएस गया है। नेहा चले, वो तो एडी है। Excuse me? How dare you address someone like that? नहीं मतलब ऐसे पब्लिक में किसी के भी सामने एक लड़की का मजाक उड़ाते हुए तुम्हें कुछ नहीं लगता? हाँ बाकी सारे दोस्त शाने और नेहा एडी। अरे हाँ, नेहा एडी है तो है। What? नेहा इज एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर ए डी। Well, it's quite nice to meet you. And I think we should hang out more. Also, I believe in complete equality, so I think we should just split the bill. अरे नहीं, I believe in feminism. तुम ही करो। भैया इसको पकड़ो, पैक कर देना, सुबह नाश्ते में खाऊंगा। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. I just been living online, my city don't show me no. और सुनो, तुम्हारे दांत में पालक फंसा हुआ है, तो कुल्ला करके जाना, ठीक? भैया जी आप तो। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार। एक ऐसा मासूम दिखने वाला अपराधी जिसके लिए लड़कियों को अपने जाल में फंसाना बाएं हाथ का खेल था। भोली भाली लड़कियों को अपनी बातों के जाल में फंसाने वाला ये अपराधी उनकी आबरू लूटकर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। उसे लगता था कि वो जो कुछ भी करता है वो अपराध नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की, जिसे कभी बिकिनी किलर कहा गया तो कभी द सर्पेंट जैसे उपनाम दिए गए। जब वो आजाद होता था तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे रहती, और जब वो कैद में रहता तब भी जेल के बाहर पुलिस वालों की नींद हराम रहती। दोस्तों, इस बिकिनी किलर के खूनी सफर से पर्दा उठाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लें। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से अपराधी बनकर नहीं आता, बल्कि उसकी परवरिश उसको अच्छा या बुरा इंसान बनाती है। ऐसा ही हुआ चार्ल्स शोभराज के साथ भी। पिता का परिवार को छोड़कर जाना और माता का दूसरे पुरुषों के साथ संबंध बनाना चार्ल्स शोभराज के अंदर एक नकारात्मक विचार पैदा कर गया। चार्ल्स ने अपना बचपन बिना माँ बाप के प्यार के ही व्यतीत किया। माता पिता से हमेशा तिरस्कार मिलने के कारण किशोरावस्था में ही चार्ल्स शोभराज ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। क्राइम की शुरुआत उसने बाइक और कार चुराने से शुरू की। पहली बार जब उसको साल 1963 में जेल हुई तब वो सिर्फ 19 साल का था। ये जेल उसे चोरी के इल्जाम में हुए थे। इसकी सजा के तौर पे उसे पेरिस की एक जेल में बंद करके रखा गया था। फिर कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया गया। उसने अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप किया हुआ था कि सामने वाले को मैनिपुलेट करने में उसको जरा सा भी समय नहीं लगता था। पेरिस के जेल में उसने वहां के एक वॉलंटियर से दोस्ती कर ली थी जो काफी अमीर था। जेल से बाहर आने के बाद चार्ल्स उसके साथ पेरिस की कई हाई सोसाइटीज में जाने लगा और वहां के क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा। चार्ल्स उन सभी को ड्रग सप्लाई करता था। उसी दौरान चार्ल्स एक पारसी लड़की चैंटल कंपैग्नन से मिला और उसको डेट करने लगा। वो दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन चार्ल्स को पुलिस ने शादी वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया। कारण ये था कि उस वक्त वो जिस कार को ड्राइव कर रहा था वो चोरी के थे। फिर भी चैंटल ने चार्ल्स के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा और वो उससे मिलने के लिए जेल में आती रही। 8 महीने के बाद जब चार्ल्स जेल से छूटा तब उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद चार्ल्स का जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इसी दौरान चार्ल्स का क्राइम ग्राफ भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा था। चैंटल उसको कई बार मना करते, लेकिन उसके मुंह में खून लग चुका था। साल 1970 में वो वापस गिरफ्तारी के डर से चैंटल को लेकर एशियाई देशों में रहने लगा। ईस्टर्न यूरोप के कुछ देशों से होते हुए वो उसी साल मुंबई पहुंचा। मुंबई में चैंटल ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा उषा। भारत में आने के बाद वो एक फ्रेंच सोसाइटी से जुड़ गया। चार्ल्स के अंदर ये खूबी थी कि वो आसानी से किसी के साथ भी मेलजोल बना लेता था। इस बात का फायदा उठाते हुए उसने यहाँ के अमीर लोगों में अपनी पहचान बना ली। अब चार्ल्स ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो ड्रग के बिजनेस से गैम्बलिंग में आ गया और फिर धीरे धीरे वो छोटे हथियारों को भी चुराकर बेचने लगा। साल 1971 में जब वो दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित अशोका होटल में रुका हुआ था, तब उसने होटल के ऊपर की छत तोड़कर चोरी को अंजाम दिया था। उसने मालिक की कनपट्टी पे बंदूक रखकर तिजोरी से सारे पैसों और ज्वेलरी को बैग में भरा और वहां से रफू चक्कर हो गया। वो दिल्ली हवाई अड्डे पर मुंबई जाने के लिए पहुंचा, लेकिन वहां कस्टम ऑफिसर्स को चार्ल्स शोभराज पे कुछ शक हुआ और उन्होंने उसका बैग चेक किया। बैग में भरा लूट का सारा पैसा और ज्वेलरी कस्टम ऑफिसर्स ने जब्त कर ली, लेकिन चार्ल्स मौका देखते ही वहां से भी भाग निकला। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और उसे जेल भेज दिया गया।
चार्ल्स को जब दिल्ली के जेल में डाला तो चार्ल्स यहाँ से भागने का प्लान पहले ही बना चुका था। जैसे ही वो जेल पहुंचा तो पेट में तेज दर्द का बहाना किया। पुलिस ने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से वो चकमा देकर भाग निकला। यहाँ से भागने के बाद वो तुरंत अफगानिस्तान भाग गया। वहां भी चार्ल्स टूरिस्टों को लूटने का काम करता। लूटते समय वो इस बात का खासा ख्याल रखता कि कैसे भी उसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और वीजा मिल जाए, ताकि उसे क्राइम करके भागने में कोई समस्या न आए। अब चार्ल्स ने लोगों को लूटते समय बेहोश करना शुरू कर दिया, जिसके लिए वो ड्रग्स का इस्तेमाल करता था। एक मर्तबा जब काबुल में लूटते हुए ड्रग के ओवरडोज से एक शख्स की मौत हो गई तो वो अपनी पत्नी और बच्चे को अफगानिस्तान में ही छोड़कर ईरान भाग गया, जिसके बाद चैंटाल वापस फ्रांस चली गई और लौटकर कभी नहीं आई। दोस्तों, चार्ल्स शोभराज ने अपने आप को इस तरह से बना लिया था कि सामने वाला उससे बात करने में इंटरेस्टेड रहता था। उसका फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर बोलने का तरीका, हर चीज में वो उस्ताद था। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसकी भाषा। वो एक साथ कई भाषाएं जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, वियतनामीज, हिंदी और थाई बोल सकता था। वो शब्दों का ऐसा जाल बुनता था कि सामने वाला देखते ही देखते उसके वश में आ जाता था। वो इसका इस्तेमाल अपने जेल के दिनों में खूब करता था। सिक्योरिटी गार्ड्स को वो इस तरह से मैनिपुलेट करता था कि उसको जेल के अंदर ही 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी मिलने लगती थी, वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए। दोस्तों, 1975 के दशक में उसने विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो उनका दोस्त बनकर उनको नशीली दवाइयां देता, फिर उनकी हत्या कर देता। उसने एंड्री नाम की एक थाई लड़की को अपना दोस्त बनाया और फिर उसके साथ मिलकर क्राइम करना शुरू कर दिया। इस वक्त वो थाईलैंड में था। साल 1977 में चार्ल्स द्वारा किया गया पहला मर्डर रिकॉर्ड हुआ, जो कि एक लड़की का था। पटाया के बीच पर एक लड़की मरी हुई पाई गई, जिसने बिकिनी पहनी हुई थी और उसकी बॉडी पर फूल बना हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उसे ड्रग का ओवरडोज देने के बाद उसका रेप किया गया था, लेकिन उसकी मौत ड्रग के ओवरडोज से हुए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही पटाया के एक रिजॉर्ट में 2 और लाशें मिली। ये दोनों लाशें भी बिकिनी पहनी हुई लड़कियों की थीं, जिनके ऊपर भी फूल बना हुआ था। अब वहां का पुलिस प्रशासन ये समझ चुका था कि ये कोई सीरियल किलर है जो लड़कियों को ड्रग्स देकर मारता है, इसलिए थाईलैंड पुलिस ने उसे नाम दिया द बिकिनी किलर। एक रिपोर्ट के मुताबिक चार्ल्स ड्रग्स का इस्तेमाल लड़कियों को बेहोश करने के लिए करता था, लेकिन उसे ये पता नहीं चल पाता था कि ड्रग का कितना डोज देना है, इसलिए ओवरडोज के चक्कर में लड़कियों की मौत हो जाते थे। इन्हीं 5 सालों में उसने 24 लोगों की हत्या की थी। चार्ल्स को पता चल चुका था कि यहाँ रहना अब उसके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुलिस एक न एक दिन उसका पता लगा ही लगी। अब उसने दिमाग लगाया और वो किसी दूसरे टूरिस्ट का पासपोर्ट चुराकर थाईलैंड से नेपाल चला गया। एंड्रे भी उसके साथ ही थे। नेपाल आने के तीसरे दिन ही उसने 2 महिला टूरिस्टों को मारा, जिसमें से एक कैनेडियन महिला थी और दूसरी महिला अमेरिकन थे। इसके बाद वहां पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और चार्ल्स के पुराने फ्रेंच साथियों से उसकी इन्फॉर्मेशन ली, लेकिन इससे पहले कि वो चार्ल्स को पकड़ते, चार्ल्स नेपाल छोड़कर फ्रांस भाग चुका था। वो इतना शातिर था कि कभी किसी देश में ज्यादा रुकता ही नहीं था। इसके बाद वो वापस इंडिया आया। यहाँ आकर भी उसके अपराध बंद नहीं हुए और उसने इजराइल के एक टूरिस्ट प्रोफेसर से उसका पासपोर्ट लेने के चक्कर में उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद मार्च 1976 में वो वापस थाईलैंड आया, ये जानते हुए कि पुलिस उससे पूछताछ करेगी। पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछताछ भी की, लेकिन मामले को गुप्त ही रखा गया और उसे जाने दिया गया। इसके पीछे वहां के पुलिस का मोटिव ये था कि थाईलैंड की टूरिज्म इंडस्ट्री अफेक्टेड न हो। जुलाई 1976 में चार्ल्स वापस इंडिया लौटा। यहाँ वो दिल्ली में फ्रेंच स्टूडेंट्स के ग्रुप का टूर गाइड बन गया और उसने उन्हें मेडिसिन के बहाने ड्रग्स दे दिया। सारे स्टूडेंट्स बेहोश हो गए। 1-2 जो थोड़े होश में थे, उन्होंने जैसे तैसे पुलिस को इन्फॉर्म किया। चार्ल्स इससे पहले कि उनको लूटकर भाग पाता, वहां पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद पुलिस ने उसको तिहाड़ भेज दिया। उस पर ट्रायल चला और फिर इजरायली टूरिस्ट के मर्डर के आरोप में उसे 12 साल कैद की सजा मिली। 17 फरवरी 1997 को चार्ल्स शोभराज को भारत सरकार ने रिहा कर दिया और उसे वापस उसके वतन भेज दिया। फ्रांस में उसका स्वागत एक सेलिब्रिटी की तरह हुआ। वो इंटरव्यूज देने और अपने ऊपर बुक लिखने वालों से मोटी रकम लेने लगा और लोग उसे उसकी मुंह मांगी रकम देने लगे। एक रिपोर्ट की माने तो एक प्रोड्यूसर से उसने अपनी लाइफ पर फिल्म बनाने के लिए 15 मिलियन US की मांग की थी, यानी कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 111 करोड़। अब एक बार फिर चार्ल्स फ्रांस से नेपाल पहुंच जाता है। अब उसे ये बात पता थी कि यदि वो नेपाल में पकड़ा गया तो उसे कड़ी सजा हो सकती है, पर कहते ना, सन के इंसान अपनी भी नहीं सुनता। 17 सितंबर 2003 को चार्ल्स शोभराज एक जर्नलिस्ट को काठमांडू की सड़कों पर देखता है। वो जर्नलिस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। नेपाल में सजा काटने के दौरान 2008 में चार्ल्स ने अपने से बहुत छोटी उम्र की एक नेपाली लड़की निहिता बिस्वास के साथ जेल में ही शादी कर ली। निहिता और उसके परिजन चार्ल्स के साथ उसके संबंध को अपनी रजामंदी दे चुके हैं। एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद चार्ल्स को जो लोकप्रियता हासिल हुई वो अपने आप में बहुत बड़ी है। अपराधों और हत्याओं जैसी वारदातों को अंजाम देते हुए चार्ल्स ने जिन तकनीकों और रणनीति का प्रयोग किया
वो अपने आप में होश उड़ाने वाली है। फिलहाल चार्ल्स शोभराज काठमांडू की जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसको जेल में कैंसर हो गया है, जिसके बाद उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है और अभी फिर से उसे एक और सर्जरी करवानी है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में चार्ल्स शोभराज ने यह भी बताया है कि सर्जरी में बचा तो वो दोबारा जेल से छूटने की अर्जी लगाएगा। 75 साल की उम्र में उसके पास पेरिस जाकर रहने का पूरा प्लान तैयार है। दोस्तों, उसकी जिंदा दिली देखकर अभी भी लोग हैरान रह जाते हैं। वैसे आपकी क्या राय है इस सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।